नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। विदेश में रहने वाली बेटी रोहिणी जब अपनी मां के अंतिम संस्कार में पहुंची और उसने मां के हाथों पर जख्मों के निशान देखे तो वह दंग रह गई। जब उसने नौकर से पूछताछ की तो नौकर ने उसे जो बताया वह सुनकर वह सुन्न हो गई, क्योंकि रोहिणी के विदेश से घर लौटते ही उसके भाई अपनी मां का शव शमशान ले जा रहे थे, इसलिए वह भी सीधे शमशान घाट पहुंची। वहां पहुंचते ही माँ को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। वह माँ को देखकर जोर जोर से रो रही थी, उन्हें बार बार उठाने की कोशिश करती थी। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रोहिणी अपनी माँ के शव को देखकर जोर से रो रही थी। तभी उसकी नज़र उसकी माँ के हाथों पर पड़ी, जिन पर स्याही के धब्बे थे। माँ के हाथ पर स्याही का निशान देखकर रोहिणी आश्चर्यचकित हुई और जोर से चिल्लाने लगी, मेरी माँ के शव को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने मेरी माँ को आग लगाने की कोशिश की तो सावधान रहना। ऐसा कहते हुए उसने अपने भाइयों के हाथ से मशाल फेंक दी और उन्हें शव जलाने से रोक दिया। उसके भाइयों को समझ आ गया कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने जल्द से जल्द माँ की चिता जलाने की कोशिश की और कहा कि शायद माँ के जाने के दुख के कारण इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ऐसा कहते हुए वे अपनी माँ की चिता की ओर बढ़े। रोहिणी अपनी माँ की चिता के पास खड़ी हो गई और बोली, अगर किसी ने माँ की चिता जलाने की कोशिश की तो मैं भी अपनी माँ के साथ जिंदा जल जाऊंगी। मेरी माँ की चिता को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा कहते हुए रोहिणी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। यह सब सोचते हुए रोहिणी को अपने बचपन के और माँ के संघर्ष भरे दिन याद आने लगे। रेखा जी एक मध्यम वर्गीय परिवार की गांव की महिला थी, लेकिन जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे तभी वह अपने परिवार यानी अपने पति दामोदर जी और बच्चों के साथ शहर आ गई। शहर आने के बाद शुरुआती कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। शुरू में खाने को अन्न नहीं था, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे। वे बहुत ही साधारण तंगहाली भरा जीवन जी रहे थे, क्योंकि रेखा जी के पति दामोदर जी की अच्छी नौकरी नहीं थी। जब वे शहर आए तो कुछ पैसे लाए थे और उन पैसों से कुछ दिनों तक उनका खर्च चल रहा था। वे जल्द ही अपने लिए नौकरी खोजने लगी, लेकिन उन्हें जल्दी काम नहीं मिला, इसलिए शुरुआत में मजबूरी के कारण मजदूरी करने लगे। बाद में धीरे धीरे वे एक कारखाने में काम करने लगे और वहाँ से कुछ पैसे कमाने लगे। दूसरी ओर उसकी उनकी पत्नी रेखा जी घर के कामों में निपुण थी, इसलिए वह घर संभालती थी और जब किसी के घर कोई समारोह या शादी होती थी तो रेखा जी उस कार्यक्रम में लोगों के लिए खाना बनाने का काम करती थी। इससे उन्हें महीने में कुछ दिन काम करके अच्छे पैसे मिल जाते थे। रेखा और दामोदर जी ने कई साल तक कड़ी मेहनत और 3 साल में उन्होंने कुछ पैसे बचाए। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक छोटी सी दुकान खोले। न उन्हें किसी के लिए काम करना होगा, न किसी की सुननी पड़ेगी। जो भी मुनाफा होगा वह सब उन्हीं का होगा। अब उन्होंने एक दुकान के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सोचा कि दुकान में कुछ खाने पीने का सामान और कुछ किराने का सामान रखा जा सकता है। वे जनरल स्टोर के सभी किराने के स्टॉक रखेंगे ताकि उनका खर्च किसी भी हालत में चल सके। अब यह सब सोचते हुए उन्होंने एक दुकान खरीदने का विचार किया, लेकिन उनके पास 60 से 70 हजार रुपये कम पड़ रहे थे। दामोदर जी ने रेखा जी को दुकान के बारे में बताया तो रेखा जी ने दामोदर जी को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है और आपको वह दुकान भी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। फिर प्रश्न भरी नज़रों से पत्नी को देखते हुए दामोदर जी ने कहा, रेखा, लेकिन यह कैसे होगा? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो इतनी अच्छी जगह की दुकान हमसे पहले कोई ले लेगा। दुकान में रहने वाले व्यक्ति से मेरी थोड़ी पहचान थी, इसलिए उसने मुझे दुकान के बारे में बताया। फिर रेखा जी ने अपनी गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और पति को दिए, जिन्हें वह इतने दिनों से अपनी जमा पूंजी में बचा रही थी। अब तक उन्होंने बहुत पैसे जमा कर लिए थे, इसलिए रेखा जी ने गुल्लक से 70 हजार रुपये निकाले और अपने पति को दिए और कहा, ये लो बाकी की रकम और जाओ वह दुकान खरीद लो। अब आखिरकार उन्होंने दुकान खरीद ली और दुकान खरीदने के बाद उन्होंने अपनी योजना के अनुसार शुरुआत में थोड़ा बहुत सामान भरा। अब दुकान भी एक सामान्य दुकान थी, इसलिए कुछ दिनों में दुकान अच्छी चलने लगी। रेखा जी और उनके पति इस तरह दुकान संभालने लगे
अगले 2 वर्षों में उन्होंने बहुत प्रगति की थी। रेखा जी बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रही थी और अब सबसे पहले दामोदर जी ने अपनी पत्नी रेखा को बाहर के काम से मुक्त कर दिया और घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करने को कहा, क्योंकि उन्हें अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। रेखा जी ने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ था, इसलिए उनके लिए बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। समय के साथ दामोदर जी की दुकान और व्यवसाय भगवान की कृपा से समय के साथ बढ़ता गया। अब उनके बच्चे सरकारी स्कूल के बजाय निजी स्कूल जाने लगे और वे अच्छा जीवन जीने लगे। लेकिन अब तक वे किराए के घर में रह रहे थे। लेकिन जब भगवान उनके साथ थे तो क्या मुश्किल थी। धीरे धीरे उन्होंने पैसे बचाना शुरू कर दिया और 10 से 12 वर्षों में जब उनके बेटे और बेटी अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने अपना घर भी खरीद लिया। बेटी रोहिणी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। दोनों बेटे भी अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे। पूरा परिवार खुशी के साथ रहता था। सभी एक दूसरे की देखभाल करते थे और एक दूसरे का आदर करते थे। एक दूसरे से बहुत भी प्यार करते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ रिश्ते बदलते और बदलते रिश्तों के साथ उन रिश्तों का बदलना स्वाभाविक है। कभी कभी शादी के बाद तो कभी कभी समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति बदल जाता है। खैर फिलहाल उनका समय और परिस्थिति दोनों ही बहुत अच्छी थी। बच्चों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और अब वे स्नातक होने लगे। दामोदर जी ने घर और दुकान दोनों अपने नाम कर लिए थे। एक तरफ दामोदर जी अपने घर के लिए पैसे बचा रहे थे, दूसरी तरफ वो अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए कुछ सोच रहे थे और कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी दुकान भी खोल ली। अब उनके बच्चे पढ़ रहे थे और वे एक दुकान का प्रबंधन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दोनों दुकान में काम करने वाले लड़कों को दुकान पर रखा ताकि वे दुकान आराम से संभाल सके। अब दामोदर जी अकेले ही दोनों दुकानों को काम संभाल रहे थे। वह कभी एक दुकान में बैठते थे तो कभी दूसरी दुकान में। उन्होंने कभी भी सारा काम अपने कर्मचारियों के हाथों में नहीं छोड़ा, क्योंकि बेईमानी एक ऐसी चीज़ है जो कुछ पैसे देखकर इंसान के मन में कब लालच ला दे यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए वह दुकान का कारोबार, हिसाब किताब सब कुछ खुद ही संभालते थे। वह दुकान पर काम करने वाले लड़कों को अपने बच्चों की तरह मानते थे और उनकी बहुत प्यार से देखभाल करते थे। और दूसरी तरफ उनके अपने बच्चे पढ़ रहे थे। दोनों बेटों ने बाद उनकी बेटी रोहिणी बहुत छोटी थी, बहुत शरारती भी थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य उससे बहुत प्यार करते थे। प्यार और देखभाल से पली बड़ी रोहिणी अपने माता पिता और अपने भाइयों की शान थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। समय के साथ उनके बेटे भी स्नातक हो गए। उसके बाद दामोदर जी ने बेटों से पूछा कि क्या उन्हें अपनी शिक्षा के अनुसार नौकरी करनी है या अपने पिता का काम देखना है। तब बेटे बोले, बाबा आपको जो सही लगे वह करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सुधाकर जी किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करते थे, इसलिए वह खुद बच्चों को उनके जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेने को कहते थे। यानी बच्चों को खुद तय करना चाहिए कि अगर नौकरी करनी है तो वे कर सकते हैं, अगर दुकान संभालनी है तो वह भी कर सकते हैं। वैसे भी उन्हें नौकरी की क्या ज़रूरत थी, उनका अपना व्यवसाय अच्छा था। अब बेटों ने खुद कुछ समय तक नहीं किया और कहा, बाबा अगर हमने इतनी शिक्षा ली तो एक बार अपने क्षेत्र से संबंधित नौकरी खोजने में क्या हर्ज है। हर बार की तरह दामोदर जी ने इस बार भी अपने बच्चों का समर्थन किया और कहा कि बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। इसलिए उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर दबाव नहीं डाला। उनके बेटे अपनी शिक्षा के अनुसार नौकरी खोजने लगे। जब बेटों को कुछ समय तक नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने तय किया कि वे अपने पिता की दुकान पर बैठकर काम करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका अपना काम होगा तो नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी। वे अपनी दुकान में खुद मालिक बनकर बैठते थे। वे अपनी दुकान में अपनी मर्जी के मालिक थे। उन्होंने कुछ समय तक ऐसे ही काम किया। फिर जब बेटों को इस काम में मुनाफा दिखने लगा तो दोनों बेटे एक एक दुकान संभालने लगे और इधर दामोदर जी दोनों दुकानों पर चक्कर लगाते थे। अब जब उनके बेटे उनकी दुकानों की देखभाल करने लगे तो दामोदर जी ने बेटों की शादी करने का फैसला किया। और जब बेटों ने दुकानें अब पूरी तरह से संभाल ली थी तो उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी और समय गुजरता जा रहा था। रोहिणी की विदेश यात्रा और दुख। इधर उनकी बेटी रोहिणी स्नातक के पहले वर्ष में थी। रोहिणी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी
और उसे कुछ बड़ा करना था। दोनों बेटों ने केवल अपने शौक और अपनी इच्छाएं व्यक्त की। 12वीं के बाद रोहिणी ने विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन रेखा जी और दामोदर जी उसे विदेश भेजने के बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। जब दामोदर जी ने बेटों के साथ बैठकर रोहिणी के विदेश जाने के बारे में बात की, तो उन्हें पता चला कि पैसों के खर्च के कारण वे बेटी को वहाँ नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि समय के साथ खर्च बढ़ रहा था। बेटों की शादी के बाद परिवार का खर्च बढ़ गया था और शादी में बहुत खर्च भी हुआ था, इसलिए उन्होंने कुछ कर्ज भी लिया था। इसलिए कर्ज की किस्तें भी जा रही थी। रोजाना की बहुत सारी कमाई सभी को दिखती थी, लेकिन जो कमाता है उसे ही खर्च पता होता है। वे भी ऐसे ही थे, लेकिन खर्च भी उसी प्रकार के थे। इसलिए दामोदर जी को बेटी को विदेश भेजने से पहले बहुत सोचना पड़ा। जब वह 12वीं में थी, तब रोहिणी ने पिता को बताया कि उसे आगे की पढ़ाई विदेश में करनी है। तो पिता ने उसे समझाया, बेटा तुम्हें विदेश जाकर पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और रोहिणी ने 12वीं में बहुत मेहनत की और परीक्षा फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण की, और उसके बाद विदेश में शिक्षा के लिए चली गई और पूरे समर्पण के साथ विदेश में पढ़ाई कर रही थी। अब बेटी के विदेश में शिक्षा के लिए जाने के बाद रेखा जी और दामोदर जी को शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, लेकिन घर पर दो बहुएं थी, इसलिए रोहिणी की अनुपस्थिति ज़्यादा महसूस नहीं हुई। और फिर दोनों बहुएं बहनें थी, इसलिए वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा रही थी। यहाँ दोनों बेटों दुकानों का सारा काम संभालने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें व्यवसाय के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इसलिए दामोदर जी दोनों दुकानों की देखभाल करते हुए बाहर के सभी काम संभालते रहे और बच्चों को सिखाते रहे। एक दिन दामोदर जी एक दुकान से दूसरी दुकान जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़े ट्रक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और एक व्यक्ति ने उन्हें सड़क पर बेहोश अवस्था में और सिर से खून बहता हुआ देखा। उन्होंने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचित किया। उसके बाद दामोदर जी के परिवार को यह बात पता चली। दामोदर जी ने पुलिस को अपने आखिरी शब्दों में बताया कि एक ट्रक ड्राइवर ने उनकी दुर्घटना कराई है। दुर्घटना के उसी दिन रोहिणी को सूचना मिली। वह वहां से अपने पिता से मिलने निकल आई। अगले दिन सुबह रोहिणी भारत पहुंची, तब तक उनके पिता भी होश में आ गए थे। उन्होंने पुलिस को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने दुर्घटना के बारे में बताया और अपने बेटे और बेटी को समझाया, मैंने जिंदा रहते हुए तुम्हारी माँ को बहुत प्यार और आदर से रखा है। मेरे जाने के बाद तुम लोग अपनी माँ की पूरी देखभाल करना और उन्हें कभी भी किसी बात के लिए तकलीफ मत देना। शायद अब मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। उनके बेटों को संबोधित करते हुए ये शब्द उनके आखिरी शब्द थे। उसके बाद जब दामोदर जी ने आंखें बंद की, तो उन्होंने फिर कभी आंखें नहीं खोली। पति के जाने के बाद दुख रेखा जी को बहुत गहरा था। जिनके सहारे उन्होंने जीवन के सभी सुख दुख खुशी से पार किए थे, आज उसी जीवन साथी ने उन्हें छोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला, और फिर जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, तब भी हमें जीवन जीना पड़ता है। जीवन खत्म नहीं होता। दामोदर जी चले गए थे, लेकिन उनके बच्चों को अपना कर्तव्य निभाना था। बेटी शिक्षा के लिए फिर से विदेश चली गई। दरअसल रोहिणी को शुरू से ही डॉक्टर बनने का शौक था। वही शिक्षा लेने के लिए वह विदेश गई थी। बेटों ने पहले ही दुकान की अच्छी देखभाल कर ली थी। अब वे अपने इलाके के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिनके शब्दों का बहुत आदर किया जाता था। कुछ महीनों बाद रेखा जी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी पोता हुआ था, और परिवार में खुशी का माहौल बन गया। अब रेखा जी घर के इस खुशहाल माहौल में अपना सुख दुख भूल गई। वह अपने पोते पोतियों के साथ घर पर रहकर यह सब दुख भूलने की कोशिश कर रही थी। अब उसका बेटा और बहू सब कुछ संभाल रहे थे। सभी पैसे भी उन्हीं के हाथ में थे। जब तक दामोदर जी जिंदा थे, तब तक रेखा जी को कभी भी एक पैसा भी अपने पति से मांगना नहीं पड़ता था। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ ज़रूरत होती है, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वह अपने बेटे से बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी मेरे खर्च के लिए मुझे हर महीने कुछ पैसे देते थे। मैं और तुम्हारे पिताजी एक अनाथ आश्रम से जुड़े थे, इसलिए वे हर महीने मुझे 5,000 रुपये देते थे, जिसमें से खुद के लिए 2,000 रखती थी और आश्रम के बच्चों को 3,000 रुपये कुछ खाना खाने के लिए देती थी।
इससे बच्चे भी बहुत खुश होते थे। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम भी अपने पिता जैसा पुण्य काम करो। लेकिन बेटा इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन जब एक तारीख आई, उसकी माँ ने फिर से उससे 5,000 रुपये की मांगी। तो बेटा बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आती माँ, क्या तुम्हारे पास इतने इतने ज़्यादा पैसे हैं कि तुम उन्हें किसी और को भी देती रहो? अगर कोई दरवाजे पर भीख मांगने आता है तो तुम उसे हमेशा कुछ न कुछ देकर भेजती हो, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये। उसके अलावा क्या मैं उन अनाथ बच्चों के लिए हर महीने 5,000 रुपये दूँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ें घर में आती है। मैं मानता हूँ कि पिताजी जिंदा थे तो वे तुम्हें पैसे देते थे, लेकिन तब परिस्थितियाँ अलग थी। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि दुकान से ऐसे कितने पैसे बचाए जा सकते हैं। हम जिस पैसे में वस्तुएं खरीदते हैं उसका आधा भी नहीं बचता। ऐसी स्थिति में हमें बच्चों की शिक्षा, घर का खर्च और बाकी सब कुछ संभालना पड़ता है। ऐसा कहते हुए बेटा बाहर निकल गया, लेकिन रेखा जी वही खड़ी रह गई। सोचने लगी कि मैंने उससे ऐसा क्या कह दिया, वो इतना बोलकर चला गया। अगले दिन सुबह बहू ने बेटे से कहा, सुनो, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मुझे अपनी बहनों के साथ खरीदारी पर जाना है। बेटे ने तुरंत पत्नी को खरीदारी के लिए पैसे दिए। यह देखकर रेखा जी बहुत नाराज हुई, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उनके मन में आया था बेटे से जवाब मांगे, लेकिन गुस्से में कुछ भी बोलने से मामला और बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने शांत मन से अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे पास अपनी पत्नी के लिए 10,000 रुपये है, लेकिन उन गरीब बच्चों को देने के लिए तुम्हारे पास 5,000 रुपये नहीं है। और खरीदारी का सवाल है तो तुम दोनों ने पिछले महीने भी बहुत खरीदारी की थी। अब फिर से इस महीने इतने कपड़ों का क्या करोगी? इससे बेटा और बहू दोनों बहुत बुरा लगा और वे बोले, माँ, आप हमारे काम में दखल मत दीजिए। हमारी बातों में आपको ऐसे बोलना अच्छा नहीं है। बेटा बोला, माँ, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। हर चीज़ की एक सीमा होती है। अब अगर हम अपनी पत्नियों को कुछ पैसे देते हैं तो क्या हम देने से तुम्हारी इजाज़त लेंगे? अगर इस उम्र में उन्होंने अपने शौक़ पूरे नहीं किए तो वे कब करेंगी? इस पर रेखा जी ने अपने बच्चों को बताया कि शौक़ और ज़रूरत में बहुत फ़र्क है। बच्चों, मैं तुमसे जो पैसे मांग रही थी वह किसी की ज़रूरत के लिए थे। तुम जो पैसे बर्बाद कर रहे हो वह किसी कारण के बिना नहीं, बल्कि शौक़ के लिए है। रेखा जी, जो एक स्वाभिमानी महिला थी, जिनके पति ने उनके लिए बहुत कुछ किया था, वह किसी भी सुनने को तैयार नहीं थी। उस दिन बेटे चुपचाप दुकान पर चले गए और बहुएं भी अपनी सास को ताना मारने लगी। बहुएं अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। रेखा जी ने अपने बच्चों को बताया कि इस बार तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे दिवाली पर गरीबों को कुछ मिठाई देनी है। इससे घर में खुशी, समृद्धि और आशीर्वाद आएगा। और अगर हमें गरीबों से आशीर्वाद मिलता है तो यह हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। बेटों ने तुरंत अपनी माँ को डांटा और कहा, यह बहुत हो गया माँ। क्या तुम इतनी लखपति हो कि तुम्हें कहीं भी पैसे बर्बाद करने हैं? पिछले महीने तुमने उन गरीबों को 5,000 रुपये देने से लेकर इतना झगड़ा किया था, अब तुम्हें गरीबों को मिठाई बांटनी है? ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता माँ। आधा किलो मिठाई के डब्बे पर 400 रुपये लगते हैं। अब अगर तुम 400 गरीबों को मिठाई बांटोगी तो वह हमें कितना महंगा पड़ेगा। इतना अमीर होने का दिखावा करना हमें नहीं जमेगा। और फिर उन गरीबों से क्या मिलेगा? अगर तुम हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती तो कम से कम हमारे खर्चे बढ़ाने की कोशिश मत करो। अब बेटा और बहू हर बात पर उल्टी सीधी बातें करने लगे। इधर बेटों ने दिवाली पर अपने ससुराल वालों को 2,500 रुपये की मिठाई, कपड़े और तोहफे भेजे थे। यह सब देखकर रेखा जी को फिर से बहुत गुस्सा आया था कि तुमने दिवाली पर बेवजह 50,000 रुपये खर्च किए और यहाँ आश्रम में 3,000 रुपये खर्च कर दिए होते तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन कोई बात नहीं बेटा। जब बेटे ने खुद माँ की सुनना बंद कर दिया तब रेखा जी को लगा कि अब जब मेरे बेटे कोई भी दान नहीं करना चाहते तो ठीक है, यह उनकी मर्जी है। मैं और उनके साथ इस बात पर क्या कर सकती हूँ। इसलिए अब वह चुप रहने लगी और बच्चों से कुछ भी नहीं बोलती थी। जैसा तुम्हें लगे वैसा करो, अगर तुम्हें अच्छे कर्म नहीं करने हैं तो ठीक है। अब धीरे धीरे बेटा और बहू बहुत पैसे खर्च करने लगे। रोजाना वे कभी फिल्म देखने जाते, कभी बाहर खाना खाकर घर आते। यह सब देखकर उन्होंने अपनी दुकानें बर्बाद कर दी।
सिर्फ 2 साल में उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। अब उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे बर्बाद करना तो दूर की बात, उन्होंने अपने पिता द्वारा इतनी मेहनत से कमाया आदर बुरी दोस्तों में पढ़कर खराब कर दिया था। उन्होंने दुकान पर जाना अब लगभग बंद कर दिया था, जिससे वे कभी कोई मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। दुकान में काम करने वाले लड़कों ने भी उन दोनों को धोखा देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इन मालिक के बेटों को हिसाब किताब का ज़्यादा कुछ नहीं पता। वे बस अपना मज़ा ले रहे थे और ऐसा करके वे डूबते जा रहे थे। जब उन पर कर्ज बढ़ गया तो बेटों ने अपनी माँ को बताया, माँ हमें लगता है कि हमें एक दुकान किराए पर दे देनी चाहिए ताकि घर में कुछ पैसे आएंगे। तब दूसरा बेटा बोला, तुम मूर्ख हो, मुझे लगता है माँ कि हमें एक दुकान बेचनी पड़ेगी। तुम दुकान के कागजात पर दस्तखत कर दो ताकि हम एक दुकान बेचकर कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। देखो माँ, अगर कर्जदार हमारा जीवन मुश्किल कर रहे हैं तो इस सारी संपत्ति का क्या फ़ायदा। इसलिए कृपया इन कागजात पर दस्तखत कर दो और यह दुकान बेच डालो ताकि हम इन पैसों से अपना कर्ज चुका सकें। रेखा जी ने दुकान बेचने के लिए मना कर दिया और उन्होंने अपने बेटे को बताया कि तुम अपनी फिजूल खर्ची के कारण खुद पर कर्ज ओढ़ लिया है। तुमने वह किसी सही काम के लिए नहीं किया। तुमने खुद कोई मेहनत नहीं की। तुमने मेरे पति की मेहनत के पैसे बर्बाद कर दिए। मेरे पति ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करके रखा था ताकि तुम उसमें प्रगति कर सको। उन्होंने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ किया और तुमने वह सब मिट्टी में मिला दिया और अब तुम मुझे वह दुकान अपने नाम पर करने को कह रहे हो। कभी नहीं, मैं वह दुकान तुम्हारे नाम पर कभी नहीं करूँगी। इसलिए मेरे पति ने मुझे इन सभी चीज़ों का मालिक बनाया, क्योंकि अगर सब कुछ तुम्हारे नाम पर होता तो तुम लोग अब तक सब कुछ तबाह कर चुके होते। कुछ भी हो जाए, मैं यह संपत्ति तुम्हारे नाम पर नहीं करूँगी। मेरे पति ने जाने से पहले सब कुछ मेरे नाम पर किया था। यह सब कुछ संपत्ति मेरे मरने तक मेरे ही नाम पर रहेगी, क्योंकि मैं अपने पति की हर चीज़ की रक्षा करूँगी और कम से कम जिंदा हूँ तब तक तो उसे बिकने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर बेटा और बहू बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी माँ से बहुत झगड़ा किया, लेकिन रेखा जी सहमत नहीं हुई और उन्होंने कागजात पर अंगूठे का निशान लगाने से साफ इनकार कर दिया। बेटा और बहू बहुत भड़क गए कि अगर माँ ने यहाँ अंगूठे का निशान या दस्तखत नहीं किए तो क्या होगा। अब उन्हें बहुत चिंता हो रही थी कि आगे क्या करना चाहिए। रात को जब रेखा जी सोने जा रही थी तब बेटे और बहू के कमरे से आवाज़ आने लगी। वह देखने गई तो चारों लोग एक कमरे में बात कर रहे थे कि अगर माँ जिंदा रहते हमें यह सब अपने नाम नहीं किया तो उसके मरने के बाद यह सब कुछ हमारा ही होगा। उसके लिए अब माँ को मारना ही पड़ेगा। जब चारों लोग यह सब आपस में बात कर रहे थे तब रेखा जी ने यह सब कुछ सुन लिया। यह सुनकर वह डर गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन दरवाजे के बाहर रखा फूलदान उनके हाथ से गिर गया। आवाज़ सुनकर बेटा और बहू बाहर आई। अपनी माँ को देखकर उन्होंने उन पर झपट्टा मारा। किसी ने उनके सिर पर हमला किया, किसी ने उनके हाथ पैर बांधे और फिर आखिर में उनका गला घोंटकर अपनी माँ की हत्या कर दी। फिर सभी कागजात पर अपनी माँ का अंगूठे का निशान लगा लिया और कुछ कोरे कागजात पर भी अपनी माँ का अंगूठे का निशान लगा लिया। कागजात का पंजीकरण भी किया। उन्होंने इस घर के कागजात पहले ही तैयार कर लिए थे, लेकिन फिर भी वे सोचने लगी अब क्या करना है, इस हत्या को सामान्य मृत्यु में कैसे बदलना है ताकि कोई हम पर शक न करे। दोनों बेटों ने अपनी माँ को उनके कमरे के पंखे से लटका दिया और अगले दिन सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह होते ही वे चिल्लाने लगे। लोग जमा हुए और बेटे अपनी माँ को देखकर रोने लगे कि पिताजी की मौत से माँ को इतना सदमा लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब बेटी को माँ के बारे में यह सब पता चला तो वह भी विदेश से तुरंत निकली। उसके पिता पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब उसके पास उसके स्वार्थी भाई और बहनों के अलावा कोई नहीं बचा था। भारत पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी माँ का शव शमशान घाट पर ले जा रहे हैं। दोनों भाई बहन रोहिणी के घर आने का इंतज़ार भी नहीं कर पाए, इसलिए वह सीधे शमशान घाट पहुंची। वहां पहुंचने के बाद रोहिणी अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें बार बार उठाने की कोशिश करती रही। माँ, एक बार तो उठो, मेरी तरफ देखो, मुझसे एक बार बात करो। उसका दिल टूट रहा था। आखिर इस दुनिया में उसके लिए कौन बचा था। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से अकेली थी। उसे इतना बड़ा दुख सहन नहीं हो रहा था
वह अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। फिर रोहिणी की नज़र उसकी माँ के हाथों पर पड़ी, जिन पर स्याही के धब्बे थे, जैसे किसी ने उनका अंगूठा स्टैम्प पर जोर से दबाकर रखा हो, ऐसा लग रहा था। अपनी माँ के हाथों पर स्याही के धब्बे देखकर रोहिणी को बहुत अजीब लगा और वह आश्चर्यचकित हुई और वह चिल्लाने लगी कि नहीं, मेरी माँ के शव को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने मेरी माँ को जलाने की कोशिश की तो सावधान रहना। ऐसा कहते हुए अपने भाइयों के हाथ से मशाल फेंक दी और शव जलाने से रोक दिया। यह सब देखकर सभी को झटका लगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसके भाइयों को समझ आ गया था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वे दोनों भाई जल्द से जल्द चिता को आग लगाने की कोशिश करने लगे। बोले कि शायद अपनी माँ के जाने के दुख के कारण इसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन माँ की आत्मा की शांति के लिए हमें यह करना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वे अपनी माँ की चिता की ओर गए और अब रोहिणी अपनी माँ के चिता के पास खड़ी हो गई और बोली, अगर किसी ने माँ की चिता जलाने की कोशिश की तो मुझे भी मेरी माँ के साथ जिंदा जला दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन पर पुलिस से बात करने के बाद रोहिणी अपनी माँ की चिता से लिपटकर वहीं खड़ी रही और रोने लगी। इस बीच भाइयों ने अपनी माँ की चिता जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब रोहिणी ने गांव वालों के सामने खुद को आग लगाने की धमकी दी तो सभी रुक गए। उसके लिए यह पर्याप्त समय था। इस बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस वहां पहुंची और रोहिणी की मां के हाथों पर स्याही के धब्बे देखे। उन्हें भी रेखा जी के बेटों पर शक हुआ। अब उन्होंने सभी को हिरासत में लिया और रेखा जी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मां की मौत दम घुटने से हुई पाई गई, लेकिन उनकी मौत से पहले साथ काफ़ी हाथापाई हुई थी। शायद यह वास्तव में आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या है, क्योंकि उन्हें मरने से पहले मारा गया था। माँ के सिर पर, साथ ही साथ उनके हाथ पैरों पर जख्मों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सब साबित होने के बाद वे बहुत डर गए। इधर रोहिणी अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार थी, इधर उसके भाई और उसकी बहनें बहुएं डर रहे थे। उन्हें लगा कि दिन ब दिन रोहिणी सच्चाई उजागर करने के करीब आ रही है। ऐसी स्थिति में वे क्या कर सकते हैं, लेकिन रोहिणी अपने भाई और भाभी का सीधे नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब वह अपने घर पर रहने लगी। वह अभी विदेश नहीं गई थी। उसने अपने कॉलेज से 15 से 20 दिन की छुट्टी ली थी। वह अपनी माँ के कातिलों को जेल भेजने के लिए सबूत खोज रही थी और सच्चाई जानने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी। एक दिन जब वह पुलिस स्टेशन से लौट रही थी तो उसे अपने घर का पुराना नौकर दिखा, जो बाजार में अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहा था। उसे इतने अच्छे कपड़ों में देखकर रोहिणी गहरे विचार में पड़ गई और उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। अपने शक को विश्वास में बदलने के लिए उसने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस ने भी उसे बिना किसी शक के हिरासत में ले लिया और थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि दरअसल जिस रात रेखा जी के बेटों ने उनकी हत्या की थी, उसी रात यह नौकर उनके घर में था और उसने उन्हें अपनी माँ की हत्या करते हुए देखा। जब वे अपनी माँ को मारने के बाद पंखे से लटका रहे थे, तब इस नौकर ने उन्हें देखा था। उन्होंने उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे कुछ पैसे दिए थे। जब उस नौकर का बयान लिया गया तो रोहिणी ने सब कुछ सुना और यह सब सुनकर वह सुन्न रह गई। रोहिणी को गुस्सा आया और उसने अपने भाइयों को बहुत डांटा और गुस्से में उन पर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस ने रोहिणी को उनसे दूर किया और कहा, मैडम आप विश्वास रखें कि हम उन्हें उनके किए की सज़ा देंगे। और आखिरकार रोहिणी का भाई और भाभी जेल गए। वे अपने किए की सज़ा भोग रहे थे और आज वे चारों जेल की सज़ा काट रहे हैं। इधर रोहिणी ने दोनों दुकानें अच्छी तरह से संभाल ली। दुकानें चलाने के लिए 2 भरोसेमंद लड़कों को काम पर रखा, भाई के बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में रखा और विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। क्योंकि उसकी 1 साल से कम पढ़ाई बाकी थी, इसलिए उसने जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी की और वापस भारत आई। अपने भाई के बच्चों को बोर्डिंग स्कूल से अपने घर ले आई। उसने अपने माता पिता के लिए बेटी होने का पूरा कर्तव्य निभाया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।